आज हम बात करेंगे BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको हम वन बेल्ट वन रोड भी कहते हैं। ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि चाइना के मौजूदा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2015 में स्टार्ट किया। अगरचे इसका आगाज़ 2013 में हो गया था, लेकिन ज़्यादा ज़ोर शोर से ये 2015 में स्टार्ट हुआ। इस वक्त इसको बड़ा इसलिए कह रहे हैं कि दुनिया के तकरीबन 124 ममालिक जो हैं उन्होंने इसके साथ एसोसिएट होने के लिए चाइना से मुआहदा किया है, और ये $1 ट्रिलियन से लेकर तकरीबन $8 ट्रिलियन तक इसकी टोटल वर्थ है। इसके बारे में काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको एक चैलेंज के तौर पर लिया है और बहुत सारे फिर कंसर्न्स का इजहार किया है। तो इसकी एक्सटेंट के हवाले से थोड़ा सा और अगर हम देखें तो ये तकरीबन दुनिया के 30% ओवरऑल GDP को कवर करता है, और इससे मोर देन 62% वर्ल्ड की पॉपुलेशन एसोसिएटेड है, और दुनिया के 75% एनर्जी रिसोर्सेज को कमांड करता है या उसके साथ इसका लिंक्ड है और ये कनेक्टेड है। मुख्तसर तौर पर हम इसकी कुछ बेसिक चीज़ें आज डिस्कस करेंगे ताकि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये क्या है, क्यों स्टार्ट हुआ, चाइना को क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई, या दुनिया इतनी होल हार्टेडली इससे एसोसिएट क्यों हो रही है, या इसको जो क्रिटिसिज्म है इसके ख़िलाफ़ उसकी रीज़न्स क्या हैं, और क्या एप्रीहेंशंस लोगों की कुछ डेवलप हुई हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसके दो हिस्से हैं, एक लैंड पर है और एक समंदर में है। अगर मैं ऐसे आपको पेश करूं कि ऊपर अगर कोई लैंड एरिया है, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक बेल्ट। इस एरिया को जो यहाँ कनेक्ट होंगे ममालिक, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कम्युनिकेशंस मींस जो डेवलप होंगे, तो वो हम इकोनॉमिक बेल्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो समंदर का हिस्सा है उसको हम कहते हैं मैरीटाइम सिल्क रोड। ये अजीब बात है कि जो समंदर का हिस्सा है उसे हम रोड कह रहे हैं, और जो लैंड पर है उसको रोड का नाम नहीं दिया, उसे हमने बेल्ट का नाम दिया है। तो ये दो मेन एरियाज़ हैं। अब मैं कुछ मैप भी ड्रा करूँगा जिससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि ये चाइना से एशिया, अफ्रीका और इवन यूरोप को कैसे कनेक्ट करता है और इसके मकासद क्या हैं। तो जहाँ तक मकासद देखें, हम स्टार्ट मकासद से करते हैं बात कि ये 3 एरियाज़ पर फोकस कर रहा है। नंबर 1 ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को फोकस करेगा। नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और नंबर 3 फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये 3 एरियाज़ हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ मैप ड्रा करते हैं। ये पाकिस्तान है, ये इंडिया, म्यांमार, मलेशिया, इंडो चाइना पेनिनसुला, ये चाइना ऊपर चला जाता है, यहाँ मंगोलिया का कर्व है, ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है, गल्फ है, अरेबियन पेनिनसुला, रेड सी, अफ्रीका, ये रशिया है, बांग्लादेश, श्रीलंका, रोटरडैम, हॉलैंड। You see, this is a rough map just to give you the idea. This is Pakistan, India, this is Afghanistan, this is Iran, and we have Turkey over here, and this is Mediterranean Sea, this is Indian Ocean, this is Africa, this is Mombasa, this is seaport of Kenya, and here we have the Nairobi, here we have Hanoi. Then we have 2 important Chinese cities over here, Fuzhou and Guangzhou. Here we have Indonesia, here we have Singapore, and this is known as Strait of Malacca. We are discussing now road part. I mean the Maritime Silk Road, which is known as Maritime. This starts from Fuzhou over here
then Quanzhou, Hanoi, via Strait of Malacca. It touches Kuala Lumpur over here. This is capital of Malaysia. Then it comes upward, touches Calcutta over here. Then it come back और ये डायरेक्टली भी यहाँ से कनेक्ट होता है, ये कोलंबो, और ये सी पोर्ट है हेबनटोटा ऑफ श्रीलंका, जो कि चाइना ने 1.5 बिलियन डॉलर से बिल्डअप की है। और यही वो कंसर्न है कि श्रीलंका वाज नॉट in a position to pay back the loan taken from China, और अल्टीमेटली फिर 99 years के लिए लीज पर चाइना को यही अपोर्ट दी गई है। फिर ये रूट जो है यहाँ से, ये रेड सी, दिस इज रेड सी, और ये स्वेज कनाल यहाँ से मेडिटेरियन सी में, और यहाँ एथेंस है, एथेंस है ग्रीस का कैपिटल, इसको टच करता है। और इसके बाद यहाँ वेनस है, और ये यहाँ से वेनस तक टच करता है। ये जो मैरीटाइम सिल्क रूट है, और इसकी एक ब्रांच जो है यहाँ से मोम्बासा, दिस इज़ मैरीटाइम सिल्क रूट। ये यहाँ ये बीजिंग है, फ्यूजो, ये क्वांजो, हनोई, स्टेट ऑफ मलाका, और ये कुआलालंपुर, उसके कैलकटा, और ये म्यांमार को भी टच करता है यहाँ, और फिर ये श्रीलंका, और आपने रेड सी से देखा मेडिटेरियन में, यहाँ एथेंस में, और फिर वेनिस। और उसके बाद लैंड रूट के ज़रिए ये रॉटरडैम, जो हॉलैंड का एक शहर है, उस तरीके से ये कनेक्ट होता है यह चाइना रॉटरडैम तक। तो रॉटरडैम जो लैंड रूट है उससे भी कनेक्टेड है। अब हम इसका बेल्ट रोड जो सेगमेंट है, या जिसको कहते हैं कि बेल्ट, इकोनॉमिक बेल्ट, तो इकोनॉमिक बेल्ट के इसके कुछ ज़्यादा सेगमेंट्स हैं कि बीजिंग से, एक तो ये मंगोलिया है, ये इसका कैपिटल है उलान बटोर, तो यहाँ से एक रोड लिंक है और ये जाती है यहाँ मास्को तक। ये जो इकोनॉमिक बेल्ट है, ये चाइना को सेंट्रल एशिया, ये सारा सेंट्रल एशिया है, चाइना को सेंट्रल एशिया से ये वेस्टर्न एशिया है, और वेस्टर्न एशिया से ये कनेक्ट करता है ये भी यहाँ इसे रॉटरडैम तक। तो ये है, यानी यूँ आप कर लें, यहाँ तेहरान है, तेहरान को कनेक्ट करता है, फिर इसके बाद ये टर्की में से होता हुआ, और यहाँ इस्तंबुल है, इस्तंबुल से ये रॉटरडैम। तो ये चाइना, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया, और यहाँ इसको आगे कनेक्ट करता है, और ये उससे एक सेपरेट रूट है इसका। इसमें 6 कॉरिडोर्स हैं। पहला कॉरिडोर तो है चाइना, मंगोलिया, रशिया, ये जो मैंने अर्ज़ किया, ये बीजिंग से मंगोलिया और रशिया, ये एक कॉरिडोर है। दूसरा कॉरिडोर है चाइना, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया। देखें, ये चाइना, यही यहाँ से ये वेस्ट एशिया तेहरान तक, ये कॉरिडोर दूसरा, ये 2 नंबर कॉरिडोर हो गया, यहाँ तक तेहरान तक। थर्ड कॉरिडोर है यूरेशिया लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने वाला ये हिस्सा जो है ये एशिया का है, और इस्तंबुल से यूरोप स्टार्ट हो जाता है, तो फिर ये यूरोप में एंटर हो जाता है। यहाँ से लेकर, यूँ कह लें कि टर्की से लेकर और हॉलैंड तक, ये जो है कॉरिडोर नंबर 3 कॉरिडोर। नंबर 4 बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार। ये देखें, ये बांग्लादेश है, इंडिया है, और ये यहाँ म्यांमार है। तो ये क्या है कॉरिडोर, ये यहाँ म्यांमार से कनेक्ट होता है बांग्लादेश से, और ये इंडिया से। ये बिल्कुल एक सर्कुलर फैशन में है यूँ, और इसका थोड़ा हिस्सा बे ऑफ बंगाल में से कनेक्ट करता है यूँ। ये कॉरिडोर नंबर 4 है। 5वां कॉरिडोर है सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये यहाँ से चाइना का शहर है काशगर, और ये यहाँ से पाकिस्तान में होकर ये यहाँ इसके ग्वादर तक, इसको हम कहते हैं 5 नंबर कॉरिडोर। इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ BRI कहलाता है, और कुछ लोग इसे बकल इन द बेल्ट भी कहते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसलिए कि ये चाइना का शॉर्टेस्ट रूट है, जो कि चाइना को
ये सारे सफ़र से बचाता है और इसको कनेक्ट करता है अरेबियन सी से, इंडियन ओशन से, अफ्रीका से, और उससे बियॉन्ड रेड सी से होता हुआ मेडिटेरियन और यूरोप से कनेक्ट करता है। और ये सेफेस्ट है इस वजह से कि ये जो एरियाज है इसमें यहाँ फॉर्मूसा है यानी ताइवान है, जिसकी जो सिक्योरिटी है यूनाइटेड स्टेट्स के पास है, और ये कुछ एरियाज़ में कुछ और आइलैंड्स आते हैं जो कि डिस्प्यूटेड हैं बिटवीन चाइना एंड अदर कंट्रीज़। फॉर इंस्टेंस यहाँ फिलीपींस है इसके साथ है और वियतनाम, तो इनके कुछ उनके साथ एक, और इवन जापान, यहाँ शिनकाकू आइलैंड है जो जापान और चाइना के दरमियान एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है और इशू है। तो इसलिए सेफेस्ट इसको समझा गया है और ये शॉर्टेस्ट भी है। तो ये जो है नंबर 5। और छठा जो है चाइना इंडो चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यही फिर इसके बाद आप देखते हैं ये जो एरिया है इंडो चाइना, इसमें लाओस, कंबोडिया, वियतनाम ये शामिल है, ये एरिया सारा। तो ये कॉरिडोर नंबर, ये 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं जो कवर होते हैं BRI के अंडर। इसके बारे में कंसर्न्स और ऑब्जेक्शंस क्या हैं? कोई डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है चाइना की, और इस पर ऑब्जेक्शन ख़ास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स का ऑब्जेक्शन है और इंडिया भी इसके अगेंस्ट है। और इसमें अभी आपने देखा बेल्ट एंड रोड फोरम की मीटिंग हुई है बीजिंग में, तो जिस पर ऑब्जेक्शन सिर्फ 2 कंट्रीज़ ने किया है, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया ने। वो कहते हैं ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, और उसके लिए जो सबसे बड़ी सबूत या मिसाल देते हैं वो श्रीलंका की देते हैं। तो हेम्बनटोटा जो ये सी पोर्ट इसने बिल्डअप की और श्रीलंका वो पे बैक नहीं कर सका जो लोन लिया, तो रिजल्टेंटली उसको लीज पर देना पड़ी। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो चाइना है वो अपनी फिज़िकल ऑक्यूपेशन के मोड में चला जाता है, तो लिहाजा मुल्कों को एहतियात करनी चाहिए। एक सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट वाशिंगटन बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, उनके मुताबिक दुनिया के 4 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि वो समझता है कि दे आर एट रिस्क सो फार एज द डेट डिस्ट्रेस इज कंसर्न। तो उनमें पाकिस्तान, मालदीव्स है, मंगोलिया है और जिबूती कि ये डेट डिस्ट्रेस में जा सकते हैं। दूसरा सबूत वो ये देते हैं कि इसकी टर्म्स कुछ ऐसी हैं कि जो कंट्रीज़ जब रिविज़िट करते हैं तो वो देखते हैं कि दीज आर नॉट इन आवर फेवर। तो जिसकी मिसाल ये दी है कि मलेशिया ने रिसेंटली $20 बिलियन का एक रेलवे बिल्डिंग प्रोजेक्ट था, उसको उन्होंने कैंसिल किया है। इसी तरीके से मालदीव्स जो है ये मालदीव्स आइलैंड कहाँ है, मालदीव्स रीनेगोशिएट कर रहा है अपने कुछ प्रोजेक्ट्स को चाइना के साथ। असल में वो कहते हैं कि ये चाइना की जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, ये फ्यूचर में उसके जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो इन्फ्लुएंस एक्सपैंड हो रहा है ये उसका एक स्टार्ट है। तो ये कोई जानदार ऑब्जेक्शन नहीं है कि दुनिया के सारे ममालिक ऐसी एक्सपेंशन चाहते हैं। पॉइंट ये है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स या कोई और कंट्री इस तरह की खुद एक्सपेंशन करना चाहता है तो उसके लिए ये चॉइस मौजूद है, और इन्हीं टर्म्स पर, जिन टर्म्स पर चाइना कर रहा है ये भी कर सकते हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के पास प्रॉब्लम ये है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए उतना पैसा नहीं है, और ना ही उसके पास उतना ट्रेड सरप्लस है या एक्सपोर्टेबल सरप्लस है कि उसको इतनी बड़ी मार्केट की ज़रूरत है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से वो इसमें पीछे रह गया है। अब देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की सबसे बड़ी एक एक्सपोर्टिंग नेशन थी 2015 तक, तो लेकिन 2015 के बाद चाइना जो है ये उसको पीछे छोड़ गया और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। एक बैटल जारी है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। तो उस बैटल में देखना यह है कि कौन कामयाब होता है या किसके प्रोस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं आगे फैलने के। तो हम ये देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास चूँकि ये पोटेंशियल है ही नहीं इतना इन्वेस्ट करने का, लिहाजा इस बैटल को लूज़ करने के बहुत ज़्यादा चांसेस यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। दूसरी बात ये कि जहाँ तक क्रिटिसिज्म का ताल्लुक है कि ये कोई कोर्सिव प्रोजेक्ट नहीं है, ये चाइना मुल्कों पर इम्पोज नहीं कर रहा,
ये जो कंट्रीज़ हैं ये विलिंगली उसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं। आपने देखा कि एक साल पहले तो 68 कंट्रीज़ थे जिन्होंने ये साइन किया चाइना के साथ एसोसिएट होने का, अब उनकी तादाद 124 हो गई है। और सो मच सो कि यूरोप से इटली भी उसका मेंबर बना है और लैटिन अमेरिका से पेरू भी उसका मेंबर बन गया है, और ये एक्सपैंड होता जा रहा है। इसलिए कि ये जितने भी डेवलपिंग वर्ल्ड है या वो कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी थोड़ी डॉलरम्स में है, उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि जॉब क्रिएट हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो। तो ये जनरेट करने का एक ही हल होता है कि इन्वेस्टमेंट आए। तो इस वक्त दुनिया में वह अगर कहा जाए कि कंट्री है जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है, जिसके पास इतना फाइनेंशियल रिजर्व्स है कि वो लोगों को लोन दे सके, दैट इज़ चाइना ओनली। तो लोगों के लिए कोई और चॉइस नहीं है सिवाय ये कि वो ये सिर्फ ये देखें कि वेदर टू व्हाट एक्सटेंट इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। तो लिहाजा विलिंगली इसमें एसोसिएट हो रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि चाइना ने इसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं रखी हुई, कोई रिजर्वेशन नहीं रखी हुई, कोई कंट्री इसमें से एक्सक्लूड नहीं किया गया। जो कंट्री चाहे इसका मेंबर बन सकता है, इसके साथ एसोसिएट हो सकता है। सारे यूरोप के, सारे वेस्ट के कंट्रीज, इवन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, दे हैव आल्सो बीन आस्क्ड टू जॉइन विद द BRI। तो देयरफॉर हम समझते हैं कि BRI फ्यूचर में एक चाइना के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का बहुत बड़ा ज़रिया बनने लगा है, और यही एक प्रोजेक्ट जो है चाइना को दुनिया की एक सुपर पावर बनाने में बहुत मावन साबित होगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।